ओके, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अब तक की आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि आपके एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मॉड्यूल में होना है, ठीक है। अब ऑनलाइन मॉड्यूल में पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक नया पैटर्न से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट में कि आपको किस तरह का पेपर बनाया जा सके। अभी बोर्ड की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है इस बारे में कि किस तरह से पेपर बनेगा या किस तरह से हमें पढ़ाना है आगे, लेकिन फिर भी हम लोग उसको प्रिज्यूम करते हुए क्या हो सकता है उसके आधार पर आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, हो सकता है अभी भी एक पर्सन के लिए चांस है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रमोट कर दिया जाए और थर्ड ईयर का एग्जाम हो, ठीक है। तो उस केस में आपको डिटेल में भी पता होना चाहिए चैप्टर। तो अब आगे की चीज़ें चूंकि हमें जल्दी कंप्लीट करनी है, तो जो बुक से नोट्स होंगे वो डायरेक्टली मैं बुक से ही फोटो खींच करके आपको नोट्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स जो क्रॉप करके मैं आपको भेज सकता हूँ वो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। थ्योरेटिकली उनको क्या इंपॉर्टेंट है उनमें आपको मैं समझाता चलूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ दिनों में आपको मैं देना शुरू करूंगा, ठीक। तो ध्यान देते रहिए। पहला चैप्टर जो था जो मैंने पढ़ाया है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेट, वो उसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, ठीक है, सभी कुछ। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला चैप्टर था वो मैं पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और उसके नोट्स भेजने हैं आज या कल में मैं आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के नोट्स भेज दूंगा। और ये जो तीसरा यूनिट है बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चैप्टर के हिसाब से आपका दूसरा ही है, तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। बहुत कुछ है नहीं प्लानिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग होता है, बट प्लानिंग से ही चीज़ें शुरू होती हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और समझने के बाद इनके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्लास में चूंकि बताना है इंग्लिश में आसान होता है, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश में ही आपको बता रहा हूँ। समझते चलिए, नोट्स आपको हिंदी में प्रोवाइड होंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए, तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट का नाम है CMED, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिट। एक्चुअली ये तीसरी यूनिट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस के हिसाब से यूनिट 2 है, उसका पार्ट 1 है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो आप करते हैं एज अ कंपनी, एज एन इंडिविजुअल, उसकी आप प्लानिंग किस तरह से करते हैं, उसके क्या क्या चरण हो सकते हैं, उन चरणों में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको जहां पर आप ध्यान देते हैं वो कहलाता है क्या? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। तो प्लानिंग, सबसे पहली बात तो प्लानिंग समझना होगा। कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने मैनेजमेंट में समझाया था, कंस्ट्रक्शन कुछ अलग नहीं है। जैसे किसी कंपनी में आपको प्लान करना होगा, वैसे ही कंस्ट्रक्शन में भी आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? सबसे पहली बात तो हमें समझना क्या है कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग ये होती है कि जो भविष्य में हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए जब हम पहले से उस एक्चुअल वर्क को शुरू करने के पहले जो हम तैयारी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है, अगर बिना प्लान किए हम कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि अगर हमें कोई टारगेट मिला हुआ है कि 30 दिन में काम हमें खत्म करना है और हमने प्लान नहीं किया, तो पता नहीं वो काम 30 दिन में खत्म होगा या 100 दिन में खत्म होगा या हो सकता है 10 दिन में हम खत्म कर दें। तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि हर चीज़ की प्लान, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और अगर उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें करना है तो हमें हर चीज़ की क्या करनी पड़ती है? प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो प्लानिंग, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। भाई कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या है? देखो, एक अच्छा प्लान क्या होगा? मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, ठीक है। अब एक घर बनाने में आपको मान लेते हैं कि ईंटों की ज़रूरत है और आपको चाहिए कितने? 50,000 ईंट चाहिए, ठीक। तो क्या आप करेंगे? एक साथ पहले ही दिन में आप 50,000 ईंट मंगा लेंगे, अपना सारा कैपिटल उसी में फंसा देंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ ईंटों से घर नहीं बनना है, आपको बालू भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए, आपको सरिया भी चाहिए, और आपको और भी तमाम तरीके की चीज़ें चाहिए। लेबर को भी आपको पैसा देना है, सारे काम देखने हैं। तो आप क्या करते हैं? उसको प्लान करते हैं। अगर आपने सही से प्लान नहीं किया और एक ही जगह अपना सारा पैसा रॉ मटेरियल परचेज करने में लगा दिया, तो आप आगे का काम कैसे करेंगे? ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में भी क्या होते हैं? 2 स्टेज होते हैं प्लानिंग के। प्लानिंग 2 स्तर पर की जाती है। पहला प्री टेंडर प्लानिंग और दूसरा पोस्ट टेंडर प्लानिंग। टेंडर का मतलब होता है ठेका, जैसे ठेकेदार आप समझते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मैंने आपको स्टेजेस बताया था ना, स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आया था ना ठेकेदार का चुनाव। अब भाई ठेकेदार का चुनाव, एज अ कंपनी हमको काम देना था तो हमने ठेकेदार का एक चुनाव कर लिया।
अब ये ठेकेदार की सरदर्द थी कि वो काम को लिया है अगर, तो उसने क्या सोच के उस काम को लिया है। तो अगर हम बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह सोचें तो हमको पहले दो तरीके की प्लानिंग करनी पड़ती है, प्री टेंडर और पोस्ट टेंडर। प्री टेंडर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टेंडर मिलने से पहले या टेंडर को कोई अप्लाई करने से पहले हमें ध्यान क्या क्या देना है। सबसे पहली चीज क्या है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन के ठेके के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग, उसमें लगने वाली कॉस्ट, क्या अंदाज़ा लगाया है गवर्नमेंट ने या जो कंपनी हमको काम दे रही है उसका अंदाज़ा क्या है, हमारे हिसाब से हमारा अंदाज़ा क्या है, वो सारी चीज़ें हमें पहले पता करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेशन, एस्टिमेट करो। क्या एस्टिमेट करो कि जो हम पैसा लगाएंगे उसमें फ़ायदा कितना होगा, पैसा हमारा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा, पैसा हमें वापस कैसे मिलेगा। भाई अल्टीमेटली हम काम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हमें पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्यों, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया कि उसको एक स्टेडियम बनाना है, ठीक है। अब ये स्टेडियम बनाना तो उसको है, गवर्नमेंट कई बार सिर्फ न्यूज़पेपर में विज्ञप्ति देती है या नोटिस देती है कि वो एक स्टेडियम बनाना चाहती है, ठीक है। जो भी इच्छुक लोग हों, जो बनाना चाहते हों, जो बना सकते हों, वो लोग अपने बिड्स अप्लाई करें। तो अगर आप एस्टिमेट सही नहीं कर पाओगे ना, तो आप सही बिड अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको कभी ठेका मिलेगा नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम करती है कि ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो, और प्लस वो कम से कम पैसे में उस काम को कंप्लीट करके दे। क्वालिटी कंट्रोल होगी बट कम से कम पैसे में हो। तो जब तक आप एस्टिमेट नहीं करेंगे, एस्टिमेशन नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च होगा। ठीक, आगे आते हैं रिक्वायरमेंट। अब एस्टिमेट तो आपने कर लिया कि खर्च टोटल कितना होगा। अब आपको ये भी देखना है कि मटेरियल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अगर बहुत ऊंची टॉल बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्रेन वगैरह चाहिए, तो क्या आपके पास है या आप अरेंज कर सकते हैं। जेसीबी वगैरह चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शंस के हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए, आप काम आपको ज़रूरत पड़ने वाली, तो क्या आप उनको अरेंज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा भी आपको टेंडर अप्लाई करने से पहले रखना पड़ता है। जियोग्राफिकल लोकेशन, आपको ये ध्यान देना होता है जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन करना और आपके पास पहाड़ों पर काम करने की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर जगह का अनुभव नहीं होता और उस आधार पर उसको काम करने में समस्या होती है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब किस भौगोलिक परिस्थितियों में आपको काम करना है उनके बारे में भी अंदाज़ा लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लेबर मिलेगा नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कैसे होगा, ये सब आपको सोचना है। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट, जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी रॉ मटेरियल में, जो कि आपको बाहर से परचेज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ तक वो सामान आसानी से ट्रांसपोर्ट माध्यम के थ्रू पहुँच सकता है या नहीं, इसकी भी एनालिसिस आपको ठेका लेने से पहले करनी पड़ती है। तो ये सब क्या आता है, किस में आता है, प्री टेंडर प्लानिंग। टेंडर मिलने से पहले आपको सोचना है, तभी अप्लाई करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने टेंडर अप्लाई किया था, टेंडर आपको मिल गया। अब क्या है, पोस्ट टेंडर प्लानिंग। आपने टेंडर के लिए अप्लाई किया था, टेंडर आपको मिल गया। अब क्या है, मान लेते हैं आपने टेंडर के लिए अप्लाई किया और टेंडर मिला, तो मनी मैनेजमेंट आपको ध्यान देना है। भाई आपके पास पैसा है और आपने सोचा भी, आपने प्लान भी किया है, लेकिन उसके बावजूद परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। जैसे अभी आपने देखा कोविड क्राइसिस चल रही है, तो कोविड क्राइसिस को तो आप प्लान नहीं कर सकते थे ना, लेकिन आपको पैसे प्लान करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए वो पैसे बिना काम को कंप्लीट किए आपको मिलेंगे नहीं। तो पैसे का रोटेशन किस तरह से होना चाहिए, ये किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। सही समय पर काम शुरू करना और सही समय पर काम को ख़त्म करना कम से कम पैसों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, शेड्यूलिंग। लास्ट क्लास में मैंने अभी शेड्यूलिंग में क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा। शेड्यूलिंग को मैं अलग से है, ये टॉपिक ही है पूरा, इसमें आपको शेड्यूलिंग की टेक्निक्स वगैरह भी पढ़नी है, पर्ट, सीपीएम, गैंट चार्ट, ये सब बार चार्ट, वो सब शेड्यूलिंग है, अनुसूची। तो शेड्यूलिंग वैसे मैं आपको बेसिक सा मतलब समझा देता हूँ कि आपको शेड्यूल करना पड़ता है कि कब कब कौन से काम करने हैं। करना क्यों जरूरी है शेड्यूलिंग, मानते हैं कि जैसे ये रोड बनानी है हमको, इतना लंबा स्ट्रेच है, ठीक, अब इतना लंबा स्ट्रेच है ये कितने का, ये है 500 किलोमीटर का स्ट्रेच, 500 किलोमीटर की रोड बनानी है। तो इस रोड पे कई जगह पे पुल होंगे, पुलियाँ होंगी, नाले होंगे। अब एक तरफ से आप बनाते जाओगे तो इस पुली को बनाने में 2 महीना लग गया, 3 महीना लग गया,
तो पता चला आपका काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो इसलिए शेड्यूलिंग की जाती है कि भैया हम क्या करते हैं कि बीच में अगर 10 पुल बनने हैं, 10 ब्रिजेस बनने हैं, तो हम ब्रिज का काम भी साथ साथ शुरू कर देंगे और रोड का काम भी बीच बीच में जहां एरिया खाली है वहां शुरू कर देंगे, और छोटे छोटे स्ट्रेच को, ताकि हमें पूरी रोड भी ना ब्लॉक करनी पड़े, क्योंकि हमने एक तरफ से काम शुरू किया तो पूरी पूरी हम रोड ब्लॉक करेंगे ना। तो थोड़ा थोड़ा एरिया हम करके थोड़ा थोड़ा नॉर्मल ट्रैफिक को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ते हुए हम अपने काम को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, और उसी के बाद क्या करते हैं, कंट्रोलिंग। शेड्यूल तो आपने कर दिया, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, उसके बावजूद नियंत्रण में रखना चीज़ों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि चीज़ें अगर अनियंत्रित होंगी तो उसका खामियाजा हमें नुकसान के रूप में सहना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो सारी चीज़ें, इतना ही था प्लानिंग में। ठीक है, स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, प्री टेंडर प्लानिंग, पोस्ट टेंडर प्लानिंग। ठीक है, इसमें जो एक टर्म है शेड्यूलिंग, इसको आपको अभी डिटेल में पढ़ना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।